वेलकम बैक नादिन नादिन ईरान अमेरिका। हम जो जंग के तनाजुर में हम बात करेंगे। अब्दुल्ला मलिक साहब, मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान वाकई ईरान अमेरिका आप कह सकते हैं कि बैक चैनल डिप्लोमेसी का एक मरकजी पुल बन चुका है, और इससे पाकिस्तान की जो आलमी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो किस हद तक मजबूत होती दिखाई दे रही देखिए, है? पहली बात तो यह कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा पाकिस्तान को सफारतकारी में वो मकाम मिला कि शायद दुनिया में कभी इसका मकाम ना मिला हो। क्योंकि जंग जब अरूज पे थी और पूरी दुनिया इस जंग से मुतासर हो रही थी, स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में जब नाकाबंदी हुई और तमाम दुनिया का कारोबार रुक गया, और हमें पूरी इससे जंग से पहले तो मालूम ही नहीं था कि इसकी कितनी अहमियत है। लेकिन जंग के दौरान पता चला कि ये एक ऐसा अहम खित्ता है जिससे दुनिया भर की मशीयत चलती है। इसीलिए बहुत सारे ममालिक जो थे इस जंग से आइसोलेट रह गए कि उनकी अपनी इकॉनमियाँ सर्वाइव नहीं कर पा रही थी। देखिए, पाकिस्तान ने जिस खूबसूरती के साथ पूरे इस इशू के लेकर चला, अच्छी बात इसमें यह है कि पाकिस्तान ने 28 अप्रैल से लेके अब तक जितनी भी सफारतकारी की है उसको सीगा राज में रखा है। पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया जो जंग को मुतासर कर सकता हो, या कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी हो कि पाकिस्तान किस किस्म के मामलात में कहाँ तक आगे जा चुका है और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो ईरान और अमेरिका के दरमियान शेयर कर रहा है। मैं ये समझता हूँ बिल्कुल कि ऐसे। ये जो सफारतकारी की महारत है, ये दुनिया में शायद ही किस किस्म की, बल्कि साफ़ी हमारे तो अपने जो जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट बड़े कीन होते हैं और बड़ी क्यूरियस होते हैं, और कोई ना कोई ख़बर निकाल लाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस किस्म का कोई नहीं हुआ, इसीलिए ये जो मुज़ाकरात हैं सक्सेसफुल रहे। देखिए, हम समझते हैं कि ये जो कामयाबी है पूरे पाकिस्तान की कामयाबी है। हमें इस कामयाबी को सेलिब्रेट करना चाहिए अपने तमाम सियासी मसलतें बालताक रखते हुए, क्योंकि ये किसी एक शख्स का क्रेडिट नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का, ये तारीख में लिखा जाएगा जिस अंदाज में हमने सफारतकारी की। हमने जंग के बादल को रोका, बरसते हुए बादल को रोका, जब इंसानियत तड़प रही थी, लोग शहीद हो रहे थे, बच्चों को मारा जा रहा था। और आपको पता है जो गोले बारी बंदूक होती है वो कुछ नहीं देखती, और हमने उस मुश्किल वक्त में ईरान के साथ, बल्कि हमने जो कामयाब सफारतकारी ऐसे भी की कि हमने जो अरब ममालिक थे जिन पर शेलिंग या गोलाबारी या मिसाइल गिर रहे थे, जहाँ पर अमेरिकन एसेट थे, हमने उनको सब्र तहम्मुल का साथ लेकर चले, उनको कहा ठहरे ठहरे ठहरे। मेरा ख्याल है कि ये जो सफारतकारी थी इसमें हमारी क़यादत ने जो शानदार कारनामे अंजाम दिए हैं हमें मुद्दों तक याद रहेंगे, और हमें एक कौम इस पर फ़ख्र होना चाहिए कि जो हमारी लीडरशिप है वो बड़ी ईमानदारी के साथ मुल्क को देखें ना। एक घर हमारे अपने घर में आग लगी हुई है, लेकिन हम अपना छोड़ के हम दूसरे के घर को बचाने के लिए वहाँ पानी फेंकने के हमारी लिए। वो अफगानिस्तान की जंग तो पीछे ही रहेगी ना जी डिस्कशन में। जी, बिल्कुल ठीक हमारे कह अपने रहे हैं देखो आप, ना, बिलाल इफ्तिखार साहब। यस। दो सूबों में हमारे अपना सर्जेंसी है, लेकिन हमने उसके बावजूद अपनी सारी की सारी तवज्जो पूरी दुनिया को सेव करने में। आज देखिए ना, आज जो पैगामात आ रहे थे ऐसे ममालिक के आ रहे थे जो जो जंग से मुतासर तो नहीं थे, लेकिन हमारे सफारतकारी को, हमारे जो हमारी जो एफर्ट्स हैं उनको पूरी दुनिया सराह रही थी और अप्रिशिएट कर रही थी। मेरा ख्याल है कि यही जो प्रेशर ट्रंप साहब पे भी पड़ा है पूरी दुनिया का, और पूरे इसलिए हमारे जो मुतालबात हमने जो राइट, मैं पंचायत। वापस आता हूँ मलिक साहब आपकी तरफ। जी जी। बिलाल इफ्तिखार साहब, मैं आपसे सर ये जानना चाहता हूँ कि ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियों में नरमी जो है वो मिलती है, तो इससे ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे को दोबारा फॉल करने की कोई राह हमवार होती नजर आ रही है आपको? जी बिल्कुल नजर आ रही है, और ये हमारे लिए तो बहुत फायदेमंद होगा। आपको पता है जिस किस्म की गैस की शॉर्टेज का हम, और गैस फिर लिंक हो जाती है आपकी एनर्जी शॉर्टेज, जो आपकी बिजली बन रही है। सो मल्टीपल फवायद जो है इंडस्ट्री को भी मिलेंगे, आवाम को भी मिलेंगे। और उसके अलावा जब पाबंदियां हट जाती हैं, कम हो जाती हैं और फ्यूल बिकने लग जाता है, तो आपको पता है अभी तो 407 रुपए का लीटर पेट्रोल मिल रहा है। और वही जब ईरान से आना शुरू हो जाता है तो अच्छी खासी उसकी कीमत अवाम के लिए बहुत ज्यादा रिलीफ होगी। और पाकिस्तान ने भी जो अभी सर कह रहे थे अदा किया है, तो बेसिकली हमारा अपना मफाद भी इसमें था कि हम रोकें इस जंग को, क्योंकि इसकी आग से हम तो कोलैटरल वैसे ही पेश हैं, क्योंकि उसके खिलाफ जो कुछ मामलात होते हैं उसके असरात हमारे ऊपर बहुत ज्यादा पड़ने थे। और फिर जिस एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है, और फिर पाकिस्तानी लीडरशिप ने जो उस पाकिस्तान की फाउंडेशंस को निभाया, वो एक कमेंडेबल है। आप पॉलिटिक्स को साइड पे रखें तो आप देखेंगे कि इस वक्त बजाते खुद आप पूरा मिडल ईस्ट जो है आपको दो है, आपके हक में बात कर रहा है। वजह क्या है कि जंग शायद
उस सहूनी सेटलमेंट के लिए तो फायदा मंद है कि उसकी एक्सपेंशन है, लेकिन मुस्लिम रिसोर्सेज जिस तरीके से अब दुनिया चेंज हो चुकी है, इकोनॉमिक की तरफ आप सारी दुनिया की इस वक्त तवज्जो है, लोग अपलिफ्ट चाह रहे हैं अपने हालात के अंदर, और ऐसे में कुछ ऐसी पावर्स जो अपने आप को वो तोसी देना चाह रही थी और वो ये हालात पैदा कर रही थी, पाकिस्तान ने उसे बहुत जबरदस्त तरीके से उनके इन डिजाइन्स को कंट्रोल किया, रोका, और खुद अमेरिका को ये बावर करवाया कि भाई मिडल ईस्ट के अंदर क्या, पूरी दुनिया के अंदर पीस ही वो वाहिद रास्ता है जिसमें अमेरिका की भी है एक। लेट मी बी वेरी फ्रैंक, ये पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर 2 बड़े विजिट हुए हैं बीजिंग के अंदर, और हमने हम्म। ये देखा है कि वो टॉप पावर का जो स्टेटस पहले किसी जमाने में अमेरिका के पास था, वो चाइना की तरफ मुंतकिल हो चुका है कि अगर ट्रंप जाता है तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए उसे भी चाइना की जरूरत है। प्यूटन अगर अपनी स्टेबिलिटी चाहता है तो उसको भी चाइना की जरूरत है। और ऐसे हालात के अंदर जब हर तरफ से नेगेटिव चीजें आ रही हैं, आपकी इकॉनमीज खराब हो रही हैं, मसाइल का सामना हो रहा है, ऐसे में जंग करके मजीद जो है नफरतें पैदा करना वो बड़ा गलत है। और इसमें पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया इस जंग को खत्म करने में, यकीनन जब ये पीस डील हो जाती है, फिलहाल तो सुनने में ये आ रहा है कि जो भी होगा 2 महीने के लिए जो है जंग बंदी की उसमें डील होगी, और इन द मीन वाइल बाकी मसाइल पे होगा। ईरान ने कहा है कि हम गारंटी देने के लिए तैयार हैं कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे, और ये एटम बम का तो वैसे भी कोई मेरा नहीं ख्याल के मसला था कि इमाम खमीनी का फतवा सामने मौजूद है, और अगर ईरान चाहता होता, जिसने इतने हम्म। जबरदस्त किस्म के मिसाइल बना लिए हैं, इतना उसने अपने आप को तैयार कर लिया, सी ड्रोन्स इस वक्त लीडिंग पावर्स में से ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर, तो वो एटम बम बना सकता था। ईरान कभी भी एटम बम बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसको मजबूर किया जा रहा था। वो जिस तरीके से अभी जो आप बात कर रहे थे, मैं एक पॉइंट उसमें रखना चाहता था कि जो कॉग्निटिव एलिमेंट है ना, जो आपका यानी कि जहनी एलिमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि जहन ने रियलिटीज को कंस्ट्रक्ट करना होता है। सो एक तरफ से कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी ऐसी हो रही थी जिसकी वजह से आप देख लें फिल्में बन रही हैं और प्रोपेगेंडा चल रहा है, यानी कि 2000 से हम नेतन्याहू को देख रहे थे, 6 महीने के बाद ये एटम बम बन जाएगा ईरान के पास, और उसका हम्म। असर क्या हो रहा था कि किसी को तो फायदा हो रहा था, लेकिन पूरे का पूरा खिता जो है वो आग की लपेट में आ रहा था। यस, तो बिल्कुल सही है। इस चीज के ब्रिगेडियर अंदर साहब की जो तरफ बढ़ते हैं। जी सर, मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ बढ़ता हूँ। ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि अगर ईरान अमेरिका के दरमियान मुश्किल अमन मुआहदा तय पा जाता है तो इसका इजराइल, हिजबुल्लाह और पूरे मशरिक वस्ता की सिक्योरिटी जो इस वक्त ढांचा है उस पर क्या असरात देख रहे हैं आप? देखें, बिल्कुल इसराइल के जो जारहाना और बड़े एम्बिशियस ग्रेटर इसराइल के जो डिजाइन हैं, अगर ये पूरी जंगबंदी हो जाती है, अमन रिस्टोर हो जाता है, तो हम्म। यकीनन उनके उन डिजाइन जो हैं वो मेरे नजर में वो खाक में मिल जाएंगे। बिकॉज हम्म। अमेरिका जो सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, जो अमेरिका को इसराइल को सारे वेपन्स और एमुनिशन इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं, जब हम्म। उसकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि और एक वो किस्म का गारंटर बन जाता है फॉर पीस इन द मिडल ईस्ट, और फिर ईरान के साथ बिल्कुल जंगबंदी परमानेंट पीस एग्रीमेंट साइन हो जाता है, जिसमें ये तमाम जो कंटेंशन इश्यूज हैं ये भी रिजॉल्व हो जाते हैं, दिस वे और दैट वे, मिडल मिडल ऑफ द लाइन पोजीशन जो भी, तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो इसराइल को होगा। तभी हम ये कहते हैं कि इसराइल जो है वो एक बहुत बड़ा स्पॉइलर है, और उनकी कोशिश होती है किसी ना किसी तरह इस डील को, अभी भी जो खबरें आ रही हैं कि नेतन्याहू जो है वो इज नॉट हैप्पी, और उनकी हम्म। जो लॉबीज हैं व्हाइट हाउस में, आउटसाइड द व्हाइट हाउस, अमेरिकन पॉलिसी जो उनके इदारे हैं, वहां पे भी वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये डील एग्रीमेंट जो है वो ना हो, बिकॉज दैट विल गो अगेंस्ट इसराइल इंटरेस्ट ओवरऑल जो उनके हैं यहाँ पे मिडल ईस्ट में। लेकिन मैं एक दो बातें कहना चाहूँ। नंबर एक ये कि भाई मैं तो ज्यादा अगर इसका जो अगर डर रहा हूँ ना, तो मैं इसराइल से नहीं डर रहा हूँ कि वो कोई रौला डालेंगे, मैं डर रहा हूँ ट्रंप से। अभी देखें, थोड़ी देर पहले ट्रंप ने सुबह कुछ और ट्वीट किया, अभी क्या उसने पोस्ट लगाई है कि जी मैंने, हम जल्दी में नहीं है, मैंने अपने लोगों को क्या दिया कि देयर इज नो हरी, टेक योर टाइम, और अपने आराम से आप ये डील निगोशिएट करें ईरान के साथ, और हम्म। कोई बात नहीं अगर इसमें कोई टाइम लग भी जाता है। भाई हम्म। आप मुझे ये बताएं कि हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो मेमोरेंडम है
वो MOU है, लेटर ऑफ इंटेंट है, जो भी 1 पेज डॉक्यूमेंट है, ये 2 पेज ब्रॉड आउटलाइन जो है, और ये कहा जा रहा था कि बस 24 घंटे में, बस जनाब 48 घंटे में वो सामने आ जाएगा। तो वो भी अभी उसको ड्राफ्ट कहा जा रहा है, वो कह रहा है फाइनलाइज। चलो मानते हैं जो मेन इश्यूज हैं, जरा भारी भरकम इशू, वो इस इनिशियल एग्रीमेंट के, इंटरिम एग्रीमेंट के बाद उन पे बातचीत होगी विद इन 30 to 60 डेज, और फिर उन पे एक फाइनल एग्रीमेंट होगा। लेकिन अभी से कह देना कि हम कोई जल्दी में नहीं है, मैं हैरान। और फिर देखें वो क्या उसने बात कर दी, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ट्रम्प इस किस्म की बात करेगा। वो क्या, उसने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले जो पोस्ट आई कि हाँ वो अपना मिडिल ईस्ट के और कुछ मुस्लिम ममालिक जो हैं, फिर वो एक बड़ा फायदा होगा कि वो होपफुली अब्राहम अकॉर्ड्स को ज्वाइन कर लेंगे। मतलब सही उस किस्म की बातचीत। ओ भाई खुदा के बंदे, इस वक्त जंग बचाने की कोशिश की जा रही है, आप अब्राहम अकॉर्ड्स की बातें कर रहे हैं। और उसने खास लिखा कि सऊदी अरेबिया जो है वो, उसको हमने कहा है और हम उम्मीद करते हैं कि सऊदी अरेबिया जो है वो अब्राहम अकॉर्ड्स को ज्वाइन करेगा। सो कहने का मतलब है कि मुझे ज्यादा डर ये है कि कल सुबह पता नहीं ट्रम्प को यू टर्न लेगा, कोई और उसके ज़हन में कुछ बात आ जाएगी, कोई नेगेटिव बात कर देगा, ईरानियंस को अनॉय करेगा। अभी भी वो ईरानियंस कह रहे हैं न्यूक्लियर का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम एनरिचमेंट जो है वो खत्म कर दें और या न्यूक्लियर की हम चीजें हैंड ओवर कर दें। सो ये बात हुई है, मैनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिड। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, इससे बेहतर और पाकिस्तान क्या रोल अदा कर सकता है, पाकिस्तान की सिविल स्पेशली द मिलिट्री लीडरशिप। तो मुझे ये बताएं कि ट्रम्प क्यों रन में भाग डालता है। और भाई हमें ये कहना चाहिए उसको, व्हाइट हाउस को, कि ट्रम्प की पोस्ट जो है, खुदा के लिए उसकी ट्वीट्स है उस पर बैन लगा दो, बंद कर दो ट्रम्प की ट्वीट, क्योंकि ये रंग में भाग डाल रहा है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कल को। फिर ये अपना मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट हो जाएगी, फिर पाकिस्तान भाग रहा होगा उन मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए। यार ये कोई तरीका? बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है सर। अब्दुल्ला मलिक साहब, सर ये बताइएगा कि अमेरिका की जानिब से जो खित्ते में फौजी मौजूदगी बरकरार रखने का ऐलान किया गया, आप समझते हैं कि ईरान इस हवाले से इसको एतमाद सादी के बरक्स इक़दाम तसव्वुर कर सकता है? देखिए, ये तो अमेरिका की शुरू से एक बदबली रही है कि दुनिया के मुख्तलिफ़ खित्तों में उसके फ़ौजी अड्डे हैं, वो अपनी सुपरमेसी कायम रखना चाहता है। लेकिन जैसे अभी हमारे दोस्तों ने कहा है कि चीन का जो विज़िट था ट्रंप का, वहाँ पर उन्हें कोई कामयाबियाँ नहीं मिली, और जाते हुए बल्कि जो उन्होंने उन्हें गिफ्ट दिए थे वो वहीं भी छोड़ गया। ये एक बड़ा नेगेटिव मैसेज होता है सफारती सतह पर। लेकिन एक दूसरी बात भी देखें ना, इस जंग से 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं, हमें उन्हें भी मद्देनज़र रखना चाहिए। पहली बात तो यह है कि अमेरिका पूरी दुनिया में आइसोलेट हुआ है, उसके अपने नेटो के ममालिक या बाकी यूरोपीय यूनियन के ममालिक वो इस तरह नहीं खड़े हुए जिस तरह पहले उनके साथ खड़े होते थे। दूसरी अहम बात यह है कि इस खित्ते में पूरी दुनिया का तवाज़न चेंज हुआ है। अब सुपरमेसी नज़र आ रही है, कोई चाइना की है, फिर हमारे अपने जो अरब ममालिक हैं उनमें भी एक यूनिटी आई है। आज देखें ना, हम आइसोलेशन में काम नहीं कर रहे, हम कतर को, सऊदीया को, तुर्किया को, बाकी ममालिक को साथ लेकर चल रहे हैं, और इसलिए हमारी जो आवाज़ में है बड़ी ताकत है, और हमारी जो पॉलिसी हैं उनको सिक्योरिटी मिली है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने अपनी कामयाब सफारतकारी के लिए ज़रिए पूरी दुनिया से इसराइल को आइसोलेट किया। देखना, अब पूरी दुनिया क्वेश्चन मार्क करती है कि ये इसराइल की जंग है, अमेरिका की तो थी नहीं। और अमेरिका के अंदर भी 28 फरवरी से लेकर अब तक आप देखें कि उनके जो इंपॉर्टेंट लोग थे जिन्होंने रिज़ाइन किया, तो यकीनन उनकी जो ट्रंप की पॉलिसी हैं वो उन्होंने उससे खिलाफ किया। अब फिर ट्रंप जो, अगर किसी ने इस जंग के मुआहदे को वायलेट किया है शुरू दिन से, जब पहले भी इनका मुआहदा हो रहा था 28 फरवरी से पहले, तो वो ट्रंप हैं। वो इस किस्म के बयान दे देते हैं कि उसमें शकूक शुबात पैदा होते हैं। पाँचवा जो इम्पोर्टेंट इसमें इशू ये है कि देखिए, 28 फरवरी से पहले या 10 मई से पहले इंडिया कहाँ खड़ा था? इंडिया पूरी दुनिया में इंडिया की बात मानी जाती थी, बल्कि दहशतगर्दी वो करता था, नाम हमारे लगा देता था अपनी कामयाब सफारतकारी के ज़रिए। लेकिन 28 फरवरी के बाद इंडिया भी आइसोलेट हो गया, बल्कि इंडिया के जो अलाए थे हमारे इस्लामी मालिक वो भी अनाइड हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि देखिए, अगर अमेरिका वाकई संजीदगी से चाहता है कि इस मसले का हल हो, तो फिर जो ट्रंप के बयानात हैं उनको उन पर रिव्यू करना चाहिए। बल्कि मार्क रूबियो ने जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उन्होंने बड़े मुताद
मुहतात अंदाज में, बल्कि उन्होंने कहा चूँकि ये एक नेगोशिएशन का प्रोसेस जारी है, लिहाजा मैं जंग के हवाले से कोई बयान नहीं देना चाहता। और उस पर बड़े तख्त सवालात भी हुए स्कूलों पे अटैक के हवाले से भी, लेकिन वो बड़े मुहतात रहे। लेकिन ट्रंप हर आएगा जो अपनी ट्वीट करते हैं, मेरा ख्याल है कि वो ये साबित करना चाहते हैं कि जो नवंबर में उनके इलेक्शन है, ईरान से कोई कामयाबियों के उनको मिले, इस तरह हो ऐसे तासर मिले कि शायद ईरान में बैठ गए। ईरान तो आपको पता है एक ऐसी खुददार कौम है जो कि जिन्होंने बड़े बहादुरी के साथ मुकाबला किया, और फिर उनका जो मुकदमा था पूरी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया, क्योंकि वो तो उन पर एग्रेशन किया गया था, ईरान ने कोई हमला नहीं किया। देखिए इस खित्ते में शाम देख रहे हैं, लीबिया, इराक, जब भी हमले हुए कहा गया कि इनके पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं, और जब तबाही हो गई, ख़त्म हो गई, तो फिर बाद में कहा नहीं उनके पास तो कुछ भी नहीं था। ईरान के साथ भी ऐसा ही मामला है। अगर ईरान के पास फिर एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अमेरिका ने आज भी फिल्में दिखाई हैं, देखिए हमने उनकी नेवी तबाह कर दी, हमने उनकी एयरफोर्स तबाह कर दी, हमने उनके तमाम एसेट तबाह कर दिए। भाई अगर तमाम चीज़ें आपने तबाह कर दी हैं तो फिर पीछे बचा क्या है? फिर नेगोशिएशन ही बचती हैं। तो फिर पीस प्रोसेस होने दें। देखिए जिस तरह उन्होंने हरमुज़ की नाकाबंदी कर रखी है, और चाइना का जो फ्यूल है वहाँ बुनियादी तौर पर तो उन्होंने वो रोक रखा है। अब वो चाहते हैं कि चाइनीज़ भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हों और कुछ सिक्योरिटी आए इस हवाले से, और हमारा कोई पल्ला भारी हो जाए और हम नवंबर के इलेक्शन जीत जाएँ। तो नवंबर के इलेक्शन ज़्यादा फोकस है उनके हवाले से, और ईरान पे जो बातचीत है वो बस आप क्या समझते हैं, मैं क्या कहूँ? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिलाल इफ्तिखार साहब, सर ये बताइएगा कि क्या समझते हैं आप आगे वाले वक्त में जो पाकिस्तान है वो आलमी अमन मुज़ाकरात का मरकज बन सकता है? जी बिल्कुल, ये ईरान वाले मामले में तो बिल्कुल बन सकता है, बहुत ही सेंसिबली। वो जो है ना स्ट्रेटजी जो है, बेसिकली स्ट्रेटेगॉल से निकला डिवाइन स्पार्क। तो इस दफा पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स के अंदर हमने वो डिवाइन स्पार्क देखा है कि उन्होंने जिस कूल तरीके से ठंडा करके हर चीज को एनालाइज किया, पॉलिसी बनाई, और वो जो है ओरिएंट अपने आप को किया, डिसीजन लिया और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया, वो एक खूबसूरत है। इसी वजह से आप देख लें कि ट्रंप और उसकी जो इंतजामिया है वो जो है तारीफें करते हुए रुक नहीं रही है। और दूसरी तरफ आज आपके जो प्राइम मिनिस्टर को जिस तरीके से चाइना के अंदर प्रोटोकॉल दिया गया है, तो ये चीज बता रही है कि आगे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक आपकी जो है ट्रेजेक्टरी जो है वो बहुत ऊपर जा रही है। और उसकी वजह क्या है कि शायद हमने तारीख से बहुत सीखा है, बहुत चीजें सीखी हैं, और अब वो मेच्योरिटी हमारी लीडरशिप में आनी शुरू हो गई है। खासतौर पर स्टेट लीडरशिप की मैं बात करूंगा कि जहां पे हम प्लान करके आगे कदम उठा रहे हैं, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव है। अभी आपके एयर चीफ गए हुए थे टर्की के अंदर, बहुत जबरदस्त किस्म का दौरा रहा। फिर ये जो आपका सीपैक 2 शुरू हो रहा है, वजीर आजम शहबाज शरीफ का वहां पे बहुत जबरदस्त किस्म का दौरा रहा। फिर इलाके के अंदर जो हर मुल्क जो है वो आपके साथ मिलना चाह रहा है, और जिन्होंने पॉइंट के ऊपर आके ज्यादती भी करने की कोशिश की, आज उनको भी इस बात का एहसास हो रहा है कि हमें पाकिस्तान के बगैर जो है वो हमारे लिए कोई बेहतर नहीं होंगे हालात। सो अच्छी पॉजिटिव साइड पे जा रही है, और एक कौम को भी बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए। वो कहते हैं ना, थके जो पाऊं तो चल सर के बल, गुले मुराद है मंजिल और खार राह में है। तो अभी कुछ इकोनॉमिक डिफिकल्टीज आ रही हैं, लेकिन होपफुली आगे चीजें भी बहुत बेहतर हो रही हैं। इसी पे मैं बात करूंगा ब्रिगेडियर साहब से क्लोजिंग से पहले कि मईशत बेहतर होने के चांसेस नजर आ रहे हैं ब्रिगेडियर साहब? देखिए हमारी मईशत तो एक किस्म का IMF ने कंट्रोल किया हुआ है। हमारा बजट भी वही बनाते हैं। हमने अगर कोई तनख्वाहें भी बढ़ानी हो, पेंशन भी बढ़ानी हो, तो वो भी हमें उनसे क्लियरेंस लेनी पड़ती है। तो ऐसी सूरत हाल में जब हम डिपेंडेंट हो IMF के ऊपर, और IMF के कर्जे या हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे हों हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को स्ट्रेंथन करने के लिए, तो ठीक है हम सरवाइव तो कर रहे हैं। लेकिन मदद तो तब आना हम कहें कि जी हमने एक्सपोर्ट्स के जरिए इतनी बढ़ा दी $30 बिलियन, और जिसकी वजह से हमें IMF की जरूरत नहीं है, जिसपे हमें और ये डोनेशन बैड वर्ड टू से, या ये जो हमें मिल रही है अपना ग्रांट्स है सर, डोनेशन, डोनेशन भी होती है इसके अंदर। देखिए वी शुड बी सेल्फ रिलायंट, हमें सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना है।
हमने अपने पैरों पे खड़े होना है। हमने पाकिस्तान के अवाम की जो वेलफेयर है उसके लिए कदम उठाने हैं। पाकिस्तान की अशराफिया की बेहतरी के लिए पाकिस्तान नहीं बनाया गया था। पाकिस्तान बनाया गया था अवाम की बेहतरी के लिए, इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेहतर हो। लेकिन यहाँ पे वो बिल्कुल सही आईपीपी सर। मुझे माफिया, क्लोजिंग पे खुराना जाना है माफिया। ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब थैंक यू सो मच। क्लोजिंग पे जाना है मुझे। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बिलाल इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद थे, अब्दुल्ला मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज जहां दिल उदास है कि पाकिस्तान के अंदर एक दफा फिर से दहशतगर्दी का एक वाकया हुआ जिसके अंदर 14 कीमती, उस पर अफसोस, और साथ ही साथ जो है वो इस बात के ऊपर इत्मीनान भी कि पाकिस्तान ने एक बहुत अहम रोल प्ले किया अमेरिका और ईरान की जंग के अंदर, और आने वाले दिन में ये उम्मीद भी कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की मैशत भी बेहतर होगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।